डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड कोर्स पेपर ES 102 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें ब्लॉक 1 यूनिट 3 इंडियन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि इंडियन एजुकेशन में डेमोक्रेसी का क्या रोल है, या डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, सिटीजनशिप का क्या रोल है, डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखते हैं। इसमें देखें तो हम आज पढ़ेंगे कि मीनिंग एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, द नीड फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, co-curriculum activity to important education for democratic citizenship, education for democratic life through school curriculum objective, subject, objective of education in democratic society, role of teacher in democratic society, approach to democratic education in India, what is education for democratic life। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, यू विल अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी, यू विल अंडरस्टैंड द एजुकेशन, यू विल अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। उसके बाद हम देखें, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है कि बेस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट का। बेस्ट सिस्टम डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी क्या है कि बेस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो गवर्निंग है। जो हमारा देखा जाए तो जो बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, और भारत सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है। इसमें अगर देखा तो डेमोक्रेसी क्या है कि जो एक गवर्निंग सिस्टम का, जो कंट्री को चलाने का एक व्यवस्थित, एक सबके राइट्स का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्निंग के लिए सपोर्ट करता है। अगर डिफिनीशन देखा जाए अब्राहम लिंकन जी की, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तीन चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया कि जो डेमोक्रेसी है वो किसका है, रूल ऑफ पीपुल। पीपुल के जो पीपुल है, जो सोसाइटी है, जो भी कंट्री है, उनके जो लोग हैं, उनके द्वारा जो रूल ऑफ पीपुल, उन पे गवर्निंग करने के लिए पीपुल वह है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। पीपुल के द्वारा मतलब जो लोगों के द्वारा, और लोगों के ऊपर जो गवर्निंग करते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी तो इसीलिए इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी द रूल ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वर्क अप्रोप्रिएट ओनली इफ द सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। कह रहे कि डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है काम अप्रोप्रिएट काम तभी करेगा जब हम जो उसके मेंबर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके, वो सूटेबल हों, वो सही हों, तब हम एक अच्छे डेमोक्रेटिक की बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ हैव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। पुट the success of democracy depend on the education of the people of the country। कह रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी कब सक्सेस होगा, जब जो सोसाइटी के, उस कंट्री के जो लोग हैं वो क्या होंगे, एजुकेशन ऑफ द पीपुल जो है वो एजुकेटेड होंगे, वो एजुकेटेड होंगे, जो अपने राइट्स को जान सके, तब उस कंट्री में डेमोक्रेसी जो है क्या करती है, डिपेंड किस पर रहती है, एजुकेशन ऑफ पीपुल पे। एजुकेशन वहाँ का कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उस पर डिपेंड करती है डेमोक्रेसी। उसके बाद कह रहे हैं इंडियन कंट्री हैज़ द 3 टाइप। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो
तीन लेवल पे देखा जाए तो गवर्निंग होता है। किस किस पे? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नेंस एंड तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इन तीन लेवल पे अलग अलग डिवाइड है। क्यों डिवाइड है? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो अलग अलग जो पावर है वो डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर के बाद स्टेट है, उसके बाद जिला पंचायत है, जो जिला पंचायत, उसके बाद भी देखें तो तालुका और पंचायती जो अलग अलग जो पावर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पंचायत लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ग्राम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे जनता की जो भागीदारी है, जो पब्लिक की भागीदारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गवर्नेंस में बढ़े। इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें ज़्यादा ज़्यादा जनता की पार्टिसिपेशन हो, पीपुल का पार्टिसिपेशन हो। इसलिए कोशिश किया गया कि हर एक लेवल पे, हर एक स्तर पे जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लोगों की जो लोग हैं उनकी ज़्यादा भागीदारी हो, उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति की ज़्यादा भागीदारी हो, जिससे उनकी आवाज़ ऊपर तक जा सके और उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। वेल एजुकेटेड कह रहे हैं कि एजुकेशन मेक सिटीजन कॉन्शियस एंड देयर राइट एंड ड्यूटी का ये जो एजुकेशन की बात करें, यहाँ हमने डेमोक्रेसी की बात की है। दूसरा जो हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन क्या करता है कि जो एजुकेशन है वो सिटीजन जो है, जो भी पीपुल है, जो भी लोग हैं, उनको क्या करता है? उनके राइट्स के लिए अवेयर करता है। इन डेमोक्रेसी द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल एंड द इंडिविजुअल आर इसेंशियल। जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पीपुल है उनके इंटरेस्ट और उनके इंडिविजुअल राइट्स जो है ज़रूरी हैं। अगर बात करें हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, तो वहाँ हम पहले दो चीज़ों में ये चीज़ें हैं, क्या है? मीनिंग, डेमोक्रेटिक एंड सिटीजनशिप की बात। तो इसमें बोला कि 2500 ईयर ओल्ड ओरिजिनेटेड इन एथेंस 5 सेंचुरी BC। एथेंस में जो डेमोक्रेसी है 2500 साल पहले चीज़ का ओरिजिन हुआ था। डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन सा? डेमोक्रेटिया मीन्स, डेमोक्रेटिया जो ग्रीक वर्ड है उससे बना, उसका मीनिंग है रूल बाय द पीपुल। रूल बाय द पीपुल, मतलब रूल बाय द पीपुल, जनता के द्वारा गवर्निंग होता है, वहाँ पे जनता ही शासक है डेमोक्रेसी में। उसके बाद इसको भी अगर डेमोक्रेटिया को भी तोड़ा जाए तो इसको दो भागों में तोड़ा गया है, डेमोस एंड मीनिंग हो गया पीपुल्स, एक्रेटिया मीन्स पावर। दो अलग भागों में तोड़ दिया गया है इसको। तो इसमें डेमोस मीन्स पीपुल, क्रेटिया मीन्स पावर, मतलब जनता का पावर, जनता की ताकत। तो डेमोक्रेसी में क्या हो गया? जो जनता की ताकत हो, जनता की पावर हो। इसलिए अब्राहम लिंकन जी ने उसको डिफाइन किया कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो है डेमोक्रेसी कहलाती है। अगर हम बात करें जोसेफ शोनपीटर की, उन्होंने अपनी बुक जो उनकी थी 1942 में उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इसमें इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द अराइविंग एट पॉलिटिकल डिसीजन in the which individual acquire the power to decide by the means of a competitive struggle for the people's vote। कहे कि डेमोक्रेसी क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एट द पॉलिटिकल डिसीजन, जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए जो इंडिविजुअल है उसको क्या करें? प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है जनता के वोट पाने के लिए। उससे जो जीतता है, जनता के वोट से जो विजयी होता है, उसके पास वो राइट्स होता है वो क्या कर सके? पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। पूरी तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी है क्या, ब्रॉडर कंसेप्ट अगर देखा जाए तो। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ऐसी इंस्टीट्यूशन है या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें
जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो प्राप्त करने के लिए जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, वो स्ट्रगल करता है, कम्पिटिटिव स्ट्रगल करता है, प्रतिस्पर्धा करता है जनता के वोट पाने के लिए। यह स्पर्धा अगर वो जीत जाता है तो उसको पावर मिल जाता है। उसको पावर क्या, किस चीज़ का मिल जाता है, वो पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। वो पॉलिटिकल डिसीजन ले सके, उसको वो पावर मिल जाता है कि वो जो भी गवर्निंग डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है वो कंट्री का, वो ले सके। कौन, जो जनता के वोट के द्वारा प्रतिस्पर्धा में जीता है। तो हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी वही चीज़ होता है कि अलग अलग पार्टी से अलग अलग कैंडिडेट जो है इंडिविजुअल खड़े होते हैं, उनका उनके लिए वोटिंग होती है, जनता वोट देती है, अपना अपना बहुमत उनको वोट प्रदान करती है। उसमें जो पार्टिसिपेशन, जो विजयी होता है, जो भी कैंडिडेट विजयी होता है, वो आगे जाके अपने पावर को या अपने वो पावर प्राप्त करता है जो पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। तो ये पूरी तरह से विस्तृत रूप से देखें तो जोसेफ स्कॉनपेटर ने अपनी बुक में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में इन्होंने डिफाइन किया कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का रोल क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर दूसरी बात पढ़ा जाए कि हंटिंग्स ने कहा कि द सेंट्रल प्रोसीजर ऑफ द डेमोक्रेसी इज द सेलेक्शन ऑफ लीडर्स थ्रू द competitive इलेक्शन बाय द पीपुल दे गवर्न। सेम चीज़ इन्होंने भी वही चीज़ कहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसीजर है जो डेमोक्रेसी, जो लीडर को सिलेक्ट करते हैं, जो वही जो पीपुल के द्वारा सेलेक्ट होता है, जो उनके द्वारा जो कंपटीशन प्राप्त जीतता है उसको पावर मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है, इसको अगर हम समझे तो अब सिंपल चीज़ें हैं कि सिटीजनशिप द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल एंड स्टेट। दो के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सिटीजनशिप कहलाता है। इंडिविजुअल और स्टेट, किसी भी जहाँ पे भी जिस कंट्री में भी रह रहे हैं लोग, वहाँ उस कंट्री या उस स्टेट में और उस व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा एक कहलाता है सिटीजनशिप। अब इसको टी.एच. मार्शल ने इनको डिफाइन किया कि सिटीजनशिप द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। कह रहा है, इन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप क्या है, फुल और इक्वल मेंबरशिप है। ये सिटीजनशिप हमें पावर प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम जो हमारा डेमोक्रेसी उसमें हम पार्टिसिपेशन कर सकें, इक्वल मेंबर पॉलिटिकल कम्युनिटी में के द्वारा हम पार्टिसिपेशन कर सकें। उसके बाद नॉर्म्स ने इन्होंने कहा कि देयर आर द 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप। इन्होंने सिटीजनशिप के 3 प्रारूप बताए, 3 बेसिक डायमेंशन बताए। बेसिक डायमेंशन इन्होंने बताया, पहला क्या बताया इन्होंने बताया द फर्स्ट डायमेंशन इज द सिटीजनशिप द लीगल स्टेटस विच डिपेंड ऑन द सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। इन्होंने कहा कि जो इनका पहला डायमेंशन है, इन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप है वो लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस है किस आधार पे, किस पे डिपेंड करता है, वो उनके सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को पे डिपेंड करता है कि लीगल सिटीजनशिप है। दूसरा इन्होंने कहा कि सेकेंड एस्पेक्ट जो उन्होंने बताया कि सिटीजनशिप आर द सीन एज द पॉलिटिकल एजेंट। सिटीजनशिप जो क्या है हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह हम उसको देखते हैं, एज दे आर एक्सपेक्टेड द एक्टिविटी participate in political activity of a society through the political institution। जो सिटीजनशिप है वो इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंट हैं, वो सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट करते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, वो सोसाइटी थ्रू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो सोसाइटी में पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव अपना देते हैं। वो इन्होंने सिटीजनशिप को डिफाइन किया। और थर्ड एस्पेक्ट जो इन्होंने बताया, वो बताया इन्होंने कि डायमेंशन ऑफ कंसर्न सिटीजनशिप इज द मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, मेंबरशिप इन पॉलिटिकल कम्युनिटी विच क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसकी मेंबरशिप प्राप्त होती है, जो इंडिविजुअल है उसको ये क्या करता है, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सच है अंडरस्टैंड कर सिटीजनशिप, जैसे हिस्ट्री, कल्चरल, रीजनल, इसमें और सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। सिटीजनशिप रूल द फैक्ट दैट आल्सो इन द आइडेंटिटी डायमेंशन लाइक द शेयरिंग हिस्ट्री, कल्चर, रीजन, लैंग्वेज एंड फोकस ओनली फॉर द नेशन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। और सिटीजनशिप किसको फोकस करता है, नेशन स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव को, नेशन स्टेट पर्सपेक्टिव को सिटीजनशिप सिर्फ फोकस करता है। अगर हम आगे देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमेंशन डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, उसे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से उसके पहचान है। अगर देखें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उन्होंने कहा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप अगर है या सिटीजनशिप है तो उसमें वो क्या करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसका, कहाँ पे, सोसाइटी में। इंगेजमेंट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो पॉलिटिकली एक्टिव होगा। उसके बाद कह रहे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी में हो उसको भी इन्वॉल्व करेगा। तो इस तरह इस आधार पर वो एक्टिव क्या होगा, पार्टिसिपेशन उसका होगा, कहाँ पे, वो डेमोक्रेसी में। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंट द इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। अगर उसके क्या है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के, कि वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल और ह्यूमन राइट्स की, कि इक्वलिटी की बात करता है, वो रिप्रेजेंट करेगा उसको इक्वल आधार में, इक्वल किस आधार पे, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। उसके साथ जो बिहेवियर होगा, जो समाज में बर्ताव होगा, वो या जो भी नियम कानून होंगे सबके लिए बराबर होंगे, सबके लिए, उसके लिए अलग नहीं हुआ, सबके लिए बराबर होंगे। जो भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट जो राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, जो भी नियम उनका वो प्रोटेक्शन करेगा, उनको इस हिसाब से वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को, दो बेसिस पे। तीसरा बोले कि इन्फॉर्म द सिटीजनशिप, वो इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप कैसे करेगा, वो एजुकेशन है, अवेयरनेस, वो समाज में एजुकेशन के द्वारा एंड अवेयरनेस, एजुकेशन के द्वारा अवेयरनेस ला के मीडिया लिटरेसी को के द्वारा अवेयर करेगा। तो सिटीजनशिप को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक है, सिटीजन डेमोक्रेसी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद रूल एंड लॉ उसको जानेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद सोशल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें सिविल ड्यूटी उसकी क्या है, इन्वायरमेंटल वो कैसे देख रहा है, कैसे कर रहा है, इन्वायरमेंटल को कैसे अवेयर कर रहा है, लोगों के प्रति कैसे जागरूक कर रहा है, अपने समाज को कैसे संगठित कर रहा है, उन सब चीज़ों को। उसके बाद सॉलिडेरिटी एंड कंपेसिव, सपोर्ट अदर, दूसरे को सपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। तो इन सब चीज़ों के द्वारा वो क्या करिए, क्या है कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के, ये अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उसके कैरेक्टर हैं, उसके देखें तो गुण हैं जो एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, उनमें होता है। अगर हम बात करें द नीड फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसकी अगर हम बात करें तो देखें इसमें क्यों ज़रूरी है हमें डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करता है, प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, इक्वलिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करता है। इक्वलिटी सबके लिए बराबर, सब क्या है बराबर हों, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर हो, और इन सबको ले के चलने वालों की बात करते हैं। उसके बाद इनकरेजिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन,
जो लोगों का क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, उसको वो बढ़ाने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ ह्यूमन राइट्स को मजबूत करने के लिए, बिल्डिंग कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए, इनहेंस द एजुकेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के राइट्स हैं उनको अवेयर करें, टू मेक अ पर्सन बिलीव इन चेंज, और समाज को पर्सन को बिलीव करने में, चेंज जो भी ज़रूरत पड़ने पर अगर बदलाव हो नियम या जो भी सोसाइटी में, तो उसको लोग एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव बदलाव को एक्सेप्ट करें, उसके लिए वो उनको तैयार भी करेगा। टू हैव द राइट्स टू रिकॉल द रिप्रेजेंटेटिव, और उसके पास राइट्स हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे अगर फिगर में देखें तो कह रहे लाइफ इन द पीस, दूसरा कह रहा है कि वैल्यू डाइवर्सिटी, बहुत से जो डाइवर्स हो, उसके बाद रिप्रेजेंट द ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन की डिग्निटी उनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। गिव एवरी डे इक्वल चांस, और सबको क्या करेगा, एवरीबॉडी इक्वल चांस, जो लोग हैं सबको इक्वल चांस मिलेगा, सबको बराबर मौका मिलेगा कि कोई भी कार्य हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उनके लिए सबकी पार्टिसिपेशन, सबकी भागीदारी हो, सबको इक्वल चांस मिले। इंक्लूड एवरीबॉडी, सबको इंक्लूड करके चलेगा। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, जो डिस्कशन होगा, जो भी रूल या जो भी नियम बनेंगे जो उसमें सबको इंक्लूड करेगा। तो अगर देखें ये सारी चीज़ें हम अगर देखें इसको, ये इन सब की अगर हम बात करें तो ये सारे क्या है, एक क्या है, नीड है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए। ये अगर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उसमें परफॉर्म होंगी। उसके बाद हम बात करें को करिकुलम एक्टिविटी टू द इम्पोर्ट एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक, कह रहा है कि जो को करिकुलम एक्टिविटी है एजुकेशन के द्वारा हम कैसे डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को प्रमोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। तो को करिकुलम एक्टिविटी कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें, उसकी बात करते हैं कि एजुकेशन के थ्रू हम कैसे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप तैयार कर सकते हैं, कैसे एक समाज को डेमोक्रेटिक सिटीजन हम दे सकते हैं, उनमें क्या क्या हम कर सकते हैं। उसमें अगर पहले बात करें अंडरस्टैंडिंग द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एजुकेशन, कह रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है, क्या है रोल, जैसे हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन, बच्चों में आपस में डिबेट और डिस्कशन कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, ग्रुप डिबेट कराएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों में सबके पार्टिसिपेशन होगा। तो वहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है ना। तो पीछे आप फिगर में आपने देखा कि डिस्कशन में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबका बराबर पार्टिसिपेशन होगा, तो सबका व्यू सुना जाएगा क्लासरूम में। तो उस डिबेट एंड डिस्कशन के द्वारा कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी सर्विस, जो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएंगे सफाई के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, तो अलग अलग चीज़ों को हम अवेयर करेंगे बच्चों को। कल्चरल फेस्टिवल, जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो भी कल्चरल फेस्टिवल है उनके बारे में अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे, उनको पार्टिसिपेशन कराएंगे, जो फेस्टिवल है उनको मनाएंगे हम स्कूल में, क्लास में। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को वो चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, तो उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अपने आप डेवलप होते जाएंगे, जो किसको डेवलप करेगा, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करेगा। स्टूडेंट काउंसलिंग होगी, उसके बाद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द स्कूल एंड गवर्नमेंट, स्कूल और गवर्नमेंट में जो कोलैबोरेशन होगा, उसके द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है या जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डायरेक्शन या जो भी दिया जा रहा है उसको स्कूल फॉलो करके एक सोशल डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप तैयार करेगा। अगर हम बात करें एक्टिव सिटीजनशिप एंड एजुकेशन की बात करें तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें कह रहा है कि एक्टिव सिटीजनशिप पर्सपेक्टिव, इसमें जो भी एजुकेशन दी जाएगी एक्टिव सिटीजनशिप पर्सपेक्टिव से दी जाएगी। सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, उसमें इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, इंटरेक्ट करके अवेयरनेस उनमें बढ़ाएगी। अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स,
बात कर रहा है थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल उनमें बढ़ाई जाएगी, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बढ़ाई जाए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिसर्च स्किल उनकी बढ़ाई जाएगी, इंट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किल, उसका इंट्रक्शन वो कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा है। तो सारे चीज़ों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे एक्टिव सिटीजनशिप एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो फुलफिल होगा। अगर हम इसके बाद हम बात करें एजुकेशन फॉर द डेमोक्रेटिक लाइफ थ्रू द स्कूल करिकुलम। डेमोक्रेटिक लाइफ की बात करें किसके द्वारा? स्कूल करिकुलम की। स्कूल करिकुलम में अपने जो हमारा स्कूल पाठ्यक्रम है, जो भी करिकुलम है, उसमें क्या क्या बदलाव किया जाए कि वो हमारा क्या डेमोक्रेटिक लाइफ जो है, एजुकेशन फॉर द डेमोक्रेटिक लाइफ हो सके, क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कूल, डेमोक्रेसी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो स्कूल में हम बताएंगे। इनकॉर्पोरेट इन करिकुलम सब्जेक्ट, उसको हम करिकुलम में कॉर्पोरेट कर मिक्स करेंगे। उसको कैसे कर सकते हैं? सोशल स्टडी के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इन तीन चीज़ों के द्वारा हम जो करिकुलम में जो क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। सोशल स्टडी, जो समाज का अध्ययन करके उनके बारे में बताएंगे। जो लिटरेचर हमारे जो लिटरेचर हैं, जो रिसर्च किए गए हैं, जो लिटरेचर में प्राप्त है, उनको हम अध्ययन करके जो क्या क्या हुआ था, किस आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, उसके आधार पर हम सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, साइंटिफिक रिसर्च करके, जो टेक्नोलॉजी अभी के दौर में है उसके द्वारा हम आसानी से बच्चों में डेमोक्रेटिक लाइफ को और डेमोक्रेटिक लाइफ को प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल में। उसके प्रकार मेथड एंड स्ट्रेटजी। दूसरा मेथड एंड स्ट्रेटजी में इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट के द्वारा क्रिटिकली रीजनिंग एक्टिविटी, उनको रीजनिंग क्षमता उसके अंदर बढ़ाएंगे, डिबेट कराएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग के द्वारा और कम्युनिटी इंगेजमेंट के द्वारा। इन तीन चीज़ों के द्वारा हम मेथड एंड स्ट्रेटजी को बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। चैलेंजेस सॉल्यूशन, उसके बाद जो चैलेंजेज है डेमोक्रेसी लाने में, वो जो सॉल्यूशन है उसको हम बता सकते हैं। अगर फिगर में हम देखें तो पहला बात कर रहे हैं करिकुलम, डेमोक्रेटिक लाइफ को स्कूल करिकुलम लाएंगे तो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कह रहा है कि होलिस्टिक हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्रेडिट बेस हो जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी। ये अभी देखें तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ये हैं, इतनी सारी चीज़ें अभी के में इंक्लूड की जाए। जो हमारी नई पॉलिसी आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें इन सभी बिंदुओं पे बात की गई है कि करिकुलम को की बात की गई। उसके पीछे देखिए क्या क्या है। डेमोक्रेटिक लाइफ, जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, उसको हम डेवलप करने के लिए बच्चों में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बात कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल क्रेडिट बेस बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है। दूसरा ये हम करिकुलम में चेंज करेंगे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? पेडागोजी की बात कर रहे हैं। पेडागोजी, तो इसमें हम पेडागोजी मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसको हम कैसे करें? इंटरडिसिप्लिनरी बनाएंगे। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उसको हम उस आधार पे हम पेडागोजी को बनाएंगे। रिसर्च, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और रिसर्च पे फोकस करेंगे। बच्चों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हम उनके तक पहुँचेंगे। अलग अलग कोर्सेस हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे जिससे वो चीज़ों को सीख सकें, आसानी से पढ़ सकें, पेडागोजी में चेंज हो। उसके बाद कर रहा है एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवैल्यूएशन हो। जो हमारा एग्जामिनेशन हो कंटिन्यूअस हो, कंप्रेहेंसिव हो, एवैल्यूएशन कंटिन्यूअस चलता रहे। बच्चों का जो एवोल्यूशन हो, ग्रोथ कब हम देख पाएंगे? जब उनका हम कंटिन्यूअस एवोल्यूशन करेंगे, तो उसकी बात कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। उसके बाद चौथा कर रहा है कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट की बात कर रहा है, जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक क्रेडिट जो है लागू है।
वो इसकी बात करें तो इसमें भी एकेडमिक जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो भी अगर बच्चा कोई सब्जेक्ट पढ़ के आया जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर चल रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, वो सब्जेक्ट का जो है एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं कि स्टूडेंट वेलनेस हो, उसमें स्टूडेंट वेलनेस में क्या क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो काउंसलिंग हो उनकी, तो पाँचवा हो गया। छठवां इंटर्नशिप हो उसमें, और सातवां है इंटरनेशनलाइजेशन हो, ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चले, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चले, जिससे क्या हो कि दूसरे के कल्चर को सीखने का मौका मिले। अगर देखें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट, दो आपस में यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करती है, उनके बच्चे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो सोसाइटी का जो रहन सहन है उसको सीखते हैं, और उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आके उनके यहाँ के कल्चर को, यहाँ के खान पान को, यहाँ के रहन सहन को सीखेंगे, जिससे क्या होगा सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर हैं, वो जानेंगे, एक दूसरे के चीज़ों को समझेंगे, सोसाइटी के नॉर्म्स को समझेंगे, अलग अलग कल्चर को समझेंगे, अलग अलग व्यक्तित्व को समझेंगे, तो उनके अंदर जो डेमोक्रेटिक लाइफ है वो डेवलप होगी। तो इन सारे चीज़ों के पर्सपेक्टिव में, 7 पर्सपेक्टिव के आधार पे हम क्लासरूम में एजुकेशन के द्वारा हम स्टूडेंट के अंदर, जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर हम क्या डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक लाइफ हम उसको दे सकते हैं। इन 7 पर्सपेक्टिव के आधार पे अगर देखा जाए तो न्यू पॉलिसी 2020 के हिसाब से बनाया दिया गया, तो हम आसानी से इस चीज़ों पे बात कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अभी तक बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसके लिए कह रहा है कि इन अ वर्ल्ड वेयर द डेमोक्रेसी इज द सीन एट द इप्टोम फेमिन जस्ट इक्वलिटी, एजुकेशन प्ले एंड इंडिस्पेंडेबल रोल। उसके बाद कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर इंटरविन विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। उसके बाद कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव होगा फॉस्टरिंग सिटीजनशिप, टीचिंग स्टूडेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, प्रमोटिंग इक्वल एंड डाइवर्सिटी। इसको कैसे प्रमोट करेगा, एजुकेशन मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी लर्न टू ग्रो। कह रहा है कि जो स्कूल में हम किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उसके आधार पर नहीं, उसको सारे स्टूडेंट को क्या बोलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। उसके बाद इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करेंगे। ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप करेगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बनाएगा। अगर देखें तो कह रहा है कि इक्वलिटी, डाइवर्सिटी, पार्टिसिपेशन, चॉइस एंड कोहेंस। तो इन सब के द्वारा हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं, या एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, जो गेन कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, वो ये एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कहेंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोक्रेसी इन सोसाइटी, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो डेमोक्रेसी को सोसाइटी में लागू होने से या उसमें उसको अफेक्ट करते हैं, उसको देखें तो हम बात करेंगे एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हर सोसाइटी में एजुकेशन ना हो डेमोक्रेसी के प्रति, एजुकेशन ना हो, अवेयरनेस ना हो डेमोक्रेसी के प्रति, लोगों की राइट्स के प्रति अवेयरनेस ना हो, उनके अधिकार के प्रति अवेयरनेस ना हो, तो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन सकती। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो,
काफ़ी अमीरों गरीब काफ़ी गैप हो उन दोनों में, तो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप करने में वो बाधा उत्पन्न कर सकता है। पॉलिटिकल, कल्चर एंड ट्रेडिशनल ये प्रॉस्पेक्ट भी बाधा उत्पन्न करता है। मेडिकल, मीडिया फ्रीडम की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, अगर कुछ लोग काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैं, कुछ है नहीं, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सोशल डाइवर्स डिवीजन है, उनका सोशल डिवीजन कैसा है, ईस्टर्न, उसके बाद इन्वायरमेंट बात करें, उसके बाद हम चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया की में देखें तो क्या क्या चैलेंजेस है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के लिए। तो सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल वायलेंस, इलिटरेसी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन, उसके बाद रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, रिलीजियम, फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म। तो ये सारे अगर हम देखें बात करें तो इस सारे क्या हैं कि एक जो डेमोक्रेट इंडिया की बात करें तो चैलेंजेज हैं, एक फैक्टर हैं जो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में या डेमोक्रेसी को सोसाइटी में डेवलप करने में क्या कहें ये इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हम टीचर का क्या रोल होना चाहिए इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी में टीचर का क्या रोल होना चाहिए, इसकी बात करें तो इसमें देखें तो एजुकेटिंग फॉर द सिटीजनशिप। टीचर का क्या रोल पहला होना चाहिए, एजुकेटिंग, जो भी शिक्षा दे रहा हो किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, अच्छे सिटीजनशिप के। वो कैसे कर सकते हैं, वो कर रहा है टीचिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, जब हम डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है उसको हम पढ़ाएं। इनकरेज द सिविल इंजीनियरिंग, और जो समाज में जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग मतलब समाज के लिए उनके पार्टिसिपेंट के उनको कैसे भागीदारी हम दे सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं सोसाइटी का, उसके लिए हम आगे बढ़ें। उसके बाद प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड अपॉर्चुनिटी एंड डायलॉग्स, इनका द क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। बिल्डिंग एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बिल्ड करके, कनेक्ट द एजुकेशन टू रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी, कैसे लिंक करेंगे, लिंक द क्लासरूम कम्युनिटी यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट। तो इन सब चीज़ों के द्वारा एक टीचर जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, बच्चों को पढ़ा के उसके अंदर डेवलप कर सकता है। इंडियन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की अगर बात करें कि जो इंडियन एजुकेशन है उसमें डेमोक्रेसी का कैसे क्या क्या पार्टिसिपेशन ऑफ इंक्लूशन अगर बात करें तो स्टूडेंट आर इनकरेज टू एक्टिव इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, वॉचिंग ओपनिंग एंड मेकिंग डिसीजन। उसके बाद इक्वलिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन सब के द्वारा जो है कहता है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेक द सेवरल स्टेप प्रमोट द डेमोक्रेटिक एजुकेशन। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल चाइल्ड एज ऑफ द 6 to 14। ये गवर्नमेंट का मतलब इनिशिएटिव है कि उन्होंने जो 2000 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को बनाया, उसके थ्रू हम जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और एजुकेशन दिया जाएगा, बच्चों का राइट्स। उसके एजुकेशन बोर्ड एंड करिकुलम, उसमें पार्टिसिपेंट क्या, वेरियस एजुकेशन बोर्ड जैसे CBSE, SSC, स्टेट बोर्ड नाउ एम्फेसाइज द स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये सारे बोर्ड क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कर रहे हैं। करिकुलम आर बीइंग रिवाइज टू मेक देयर मोर इनिशिएटिव इन चेंज, और जो करिकुलम है उसमें काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। उसके बाद चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल क्या क्या आ रहे हैं अगर देखें तो डेस्पिट प्रोग्राम चैलेंजर द परसिस्ट देयर द इंक्लूसिव लैक ऑफ ट्रेन टीचर, जो टीचर हैं वो ट्रेन टीचर की कमी है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब क्या है, ये है चैलेंजेस हैं जो ऑब्स्टेकल के रूप में हो रहे हैं। उसके बाद के
केस सिटीजन सक्सेस मॉडल। तो इसमें बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट का जो देखें इनिशिएटिव है उन्होंने लिया था कि ऋषि वैली स्कूल का कंसेप्ट है, फिर लोक विद्या भवन, इसमें अलग अलग जो है पेडागोजी के थ्रू फोकस क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग द एजुकेशन एमंग द रूरल कम्युनिटी, ये लोक विद्या भवन जो है ये रूरल कम्युनिटी में जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो ये क्या है, इंडियन एजुकेशन डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि इंडिया में एजुकेशन किस हिसाब से जाए, उसमें डेमोक्रेटिक कैसे रहा है, उसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, उसकी बात हो रही है शॉर्ट में। व्हाट इज़ द एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ, तो डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए एजुकेशन क्या है, उसमें देखें तो एजुकेशन क्या है, प्रमोट करता है इक्विटी को, पार्टिसिपेशन को, प्योरिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस अगर देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, एम्पावरिंग द सिटीजनशिप को एम्पावर करता है एजुकेशन के थ्रू। उसके बाद फॉस्टरिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्टेड, इसमें क्या है, एजुकेशन प्रमोट द सेंस empathy, understanding the toward the other, essence of the peaceful consists in the diverse society। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेथड एंड अप्रोच में देखें तो करिकुलम इंटीग्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इन सब के हिसाब से अगर देखें तो जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी लाइफ, तो ये जो एजुकेशन हमारा है वो डेमोक्रेटिक लाइफ को इस आधार पे आगे बढ़ा रहा है, डेमोक्रेटिक लाइफ को प्रमोट कर रहा है, इक्विटी से, पार्टिसिपेशन से स्टूडेंट में, प्योरिटी से, उसके सोशल रिप्रेजेंटेशन से, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या क्या है, एम्पावरिंग द सिटीजन हो गया, स्ट्रेंथ, डेमोक्रेटिक वैल्यू, इन सारी चीज़ों से वो क्या कर रहा है कि जो टीचर है, जो इंडियन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी है वो क्या है, आपस में इनके लिंकेज है। एजुकेशन जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने में कैसे पार्टिसिपेशन कर रहा है, और डेमोक्रेसी में लोगों का क्या रोल रहा है, उनका क्या भागीदारी है, उनके क्या राइट्स हैं, उसको अवेयर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अगर देखें तो बात करें रीजनल डिस्पैरिटी, अर्बन रूरल डिवीजन, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, कंट्रीब्यूशन, इक्वल एक्सेस, इक्वालिटी, एजुकेशन विच कैन इम्पैक्ट फुल रियलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो इन सब चीज़ों को देखें तो एजुकेशन क्या है, उसको प्रमोट करता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजन डेवलप हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप हो, एक हेल्दी डेमोक्रेसी जो है समाज में चलता रहे। इसके साथ अगर हम एवोल्यूशन देखें तो एवोल्यूशन में देखेंगे कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, explain co-curriculum activity to impact education for democratic citizenship, explain the teacher role in establish the democracy in society, what is the education for democratic life। तो इन सारे क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, और आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चन का आंसर कोशिश करिए कि आप एक्सप्लेन कर सकें, उसको दे सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें, हम अगर कंक्लूड करें पूरे लेक्चर को, तो हमने अध्ययन किया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, और एजुकेशन कैसे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहा है और कैसे उस चीज़ को डेवलप कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम एजुकेशन के माध्यम से कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे करिकुलम में हम डेमोक्रेटिक लाइफ को डेवलप करें, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करने के लिए कैसे बच्चों में को करिकुलम एक्टिविटी करा रहे हैं, किस हिसाब से हम करिकुलम को चेंज कर रहे हैं, उसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी हम बात कर रहे हैं, इंक्लूशन का बात कर रहे हैं,
कंटिन्यूस इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस आधार पे हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात करते हैं, कैसे बच्चों में इन सब डेमोक्रेटिक लाइफ को, डेमोक्रेटिक जो वैल्यू हो उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ हम इस इवेंट को समाप्त करते हैं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः